चलो, हम देख रहे हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। हमारी उसकी कल लास्ट टॉपिक बचा था कि क्या पेनाल्टीज लगती हैं। ठीक है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, मैंने कॉग्निजेंस ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस बताया था तुम लोगों को, किसी को याद है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ही हमने पढ़ा है कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंट ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस। नहीं 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 नहीं, लास्ट में बताया था एकदम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लास्ट लेक्चर में। गुड मॉर्निंग आयुष, कॉग्निजेंस ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस याद है? बात करके करते हैं। ऑफेंस मतलब गलती, ठीक है, कोई भी कांड, डील करना। नहीं, मानसी क्या होता है कॉग्निजेंस ऑफेंस और नॉन? अपन ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में समझा था। नहीं तो एक जगह था कि कॉग्निजेंस ऑफेंस होते हैं। कॉग्निजेबल ही पूछ रही हूँ, वो कंपाउंडिंग अलग चीज है। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस यहाँ जहां पे आप बिना वारंट के उस पर्सन को जाके अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर किसी ने ऐसा ऑफेंस किया, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने कुछ ऐसे गलत काम किए हैं, तो बिना अरेस्ट वारंट के आप डायरेक्टली जाओगे और उसको जेल ले जा सकते हो। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस तब आप बैठे रहो और बोलो पहले लेके आओ क्या, अरेस्ट वारंट, और फिर मैं जेल चलूंगा। ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी विदाउट वारंट और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी विथ वारंट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। सेक्शन 10A डिक्लेयर करता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1970 एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल, यानी कि विदाउट वारंट हम एसेंशियल कमोडिटीज वालों को अरेस्ट कर सकते हैं। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस का देखो यहाँ पे मीनिंग दिया है, इज वन वेयर अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एनी अदर लॉ इन फोर्स अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट। वारंट समझते हो ना सब? अरेस्ट वारंट जो लिख के आता है, जिसमें क्लियरली लिखा होता है आप किस रीजन से अरेस्ट हो रहे हो। ठीक है, सेक्शन 11 lays down that before a court can take cognizance of any offense punishable under this act the following three conditions must be satisfied. There must be a report in writing, जब आप उसको अरेस्ट करने जाओगे और बोलोगे आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, तो आपके पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए राइटिंग में। द रिपोर्ट मस्ट बी मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट, यानी किसी भी पुलिस ऑफिसर as defined in the Indian Penal Code or any aggrieved person or recognized consumer association। मतलब रिपोर्ट ऐसे किसी पर्सन ने बनाई हो जिसको नुकसान हुआ है, या फिर कोई रिकॉग्नाइज्ड यानी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है उसने बनाई हो, या पब्लिक सर्वेंट ने। तो जब भी आप किसी को बोलोगे कि तुम पनिशेबल हो अंडर कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो तुम्हें एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी इन राइटिंग। वो रिपोर्ट किसने बनाई होगी? पब्लिक सर्वेंट, या फिर किसी अग्रीव यानी जिसके अगेंस्ट ये कांड हुआ है, अग्रीव पर्सन, या फिर कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन। यहाँ पे देखो ये रीड कर लेना, पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एक पुलिस ऑफिसर जो भी ऑथराइज्ड है एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अब आ जाती है पेनाल्टीज। ठीक है, कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ ऑर्डर पास बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3, हमने सबसे पहले सेक्शन 3 समझा है। वहां पे ऑर्डर कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आपने कोई भी उसने कोई ऑर्डर पास किया है उन तीन चीजों के लिए, तो आपको पनिशमेंट हो जाएगी विच में एक्सटेंड्स टू 1 year ऑल्सो फाइन। तो सबसे पहले इम्प्रिजमेंट, एक्सटेंड, ठीक है, प्लस फाइन।
मतलब कि अगर आपने एसेंशियल कमोडिटीज में डील किया है, उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है या फेयर प्राइस नहीं किया है, गवर्नमेंट ने बोला था कि डिफेंस के लिए रखो तो नहीं रखा, गवर्नमेंट ने बोला था कंट्रोल करो अपना सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन, तो आपने नहीं किया, तो आपको जेल हो सकती है विच में एक्सटेंड्स टू 1 ईयर, ऑल्सो फाइन। फिर सब सेक्शन 2 के लिए अगर आपने किया है तो 3 months to 7 years in addition to fine also is leviable। मतलब उसमें 3 पॉइंट्स है, उसके बाद नीचे 3A भी है, तो इन ऑल टोटल सेक्शन 3 के लिए आपको पेनाल्टीज बताई गई है कि अगर आपने सेक्शन 3 का सब सेक्शन नहीं माना तो 1 ईयर प्लस फाइन, सब सेक्शन 2 नहीं माना तो 3 months प्लस फाइन। If any person to whom a direction is given under section 3(4)(b), उसके नीचे जो पार्स वगैरह डिफाइंड है ना गवर्नमेंट की, उसमें भी कवर कर रहे हैं, फेल्स टू कंप्लाई विद इट शैल बी पनिशेबल विद imprisonment for a term 3 months which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। 7 years प्लस फाइन, इसमें भी सेम है। अगर ऊपर किसी को पेनाल्टी लगी है, जो हमने देखा 3 months और 7 years प्लस फाइन, ठीक है, उसने अगर सेकेंड टाइम ऑफेंस किया है, ठीक है, फॉर एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस फॉर अ टर्म विच नॉट लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड्स टू 3 months बिसाइड फाइन। मतलब कि अगर एक बार एसेंशियल कमोडिटीज को आपने हाइड करने की, होल्ड करने की कोशिश की, आपको एक बार पनिशमेंट लगी, क्या पनिशमेंट लग सकती है? 3 months to 7 years और फाइन। अगर आपने सब्सिक्वेंट यानी दोबारा वही ऑफेंस किया है, अब आपको जेल हो गई, एक बार आप वापस आए, आपने दोबारा वही ऑफेंस किया, तो आपको पेनाल्टी लग सकती है 6 months to 7 years बिसाइड फाइन, ठीक है। For adequate and sufficient reason, the court can award imprisonment less than 6 months। अगर उसको लगता है कि अभी तो इसने स्टार्ट ही किया ऑफेंस, तो वो चाह सकता है, अगर उसको लगता है adequate reason से, तो वो 6 months से नीचे भी उसको imprisonment दे सकता है। Where an offense is committed for a second time beside the above punishment, the court can also order the person to shall not carry on business of essential commodity for such period not being less than 6 months may be specified by the court। अगर आपने सेकेंड टाइम वही ऑफेंस किया है तो गवर्नमेंट आपको क्या बोल सकती है? 6 months to 7 years इम्प्रिजमेंट दे सकती है। अगर उसको रीजनेबल कॉज लग रहा है तो 6 months से नीचे भी दे सकती है। अगर उसको लगता है कि आपने इतनी बड़ी गलती की है तो वो बोलेगा तुम अब एसेंशियल कमोडिटीज का बिजनेस ही नहीं कर सकते 6 months तक, ठीक है। मेंस रिया किसी को पता है क्या होता है? वेरी गुड। मेंस रिया ना बहुत ही एसेंशियल है फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? मेंस रिया। तो यहाँ पे मेंस रिया एक केस के थ्रू एक्सप्लेन किया है, नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इट वाज हेल्ड सुप्रीम कोर्ट that mens rea or guilty mind is an ingredient of an offense punishable under section 7। मतलब ऊपर जो हम देख रहे हैं, अगर हम किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं तो हमारे लिए मेन इंग्रेडिएंट क्या है कि सामने वाला ने ऐसी गलती की होगी जो गिल्टी माइंड के अंदर कवर होती है। मतलब कि इंसान को पता था कि वो कर रहा है, उसने इंटेंशनली वो काम किया, उसको नॉलेज था हर चीज का और उसने सब स्मार्टली खुद की प्लानिंग से किया, तो वो कवर हो जाता है गिल्टी माइंड में। An intentional contravention of an order made under section 3 is essentially integrate of an offense under section 7। In other words, if a dealer did believe bona fide that he could store food grains, for instance, without infringing any order under section 3, there could be no contravention under 7। मतलब कि अगर हमने ये देखा था, अगर ऑर्डर में लिखा है कि आपको ये चीज होल्ड करनी है, ठीक है, अगर ऑर्डर में ही बोला है कि अपना प्रोडक्शन जितना चाहे इंक्रीज कर सकते हो, अपनी प्राइसिंग जो चाहे रख सकते हो, तब आपने ये किया है तो आपका कॉन्ट्रवेंशन हम कवर नहीं करें, क्योंकि आपने बोनाफाइड गुड फेथ, हमने पढ़ा था, आपने गुड फेथ में वो ऑर्डर को, तो बोनाफाइड मतलब गुड फेथ ही होता, गुड फेथ में आपने उस ऑर्डर को माना है, इसलिए हम आपको कॉन्ट्रवेन नहीं करेंगे सेक्शन 7 में। It was observed by the Supreme Court that in case that mens rea essential integrant in any criminal offense, mens rea by necessary implication may be excluded from a statute only where it is absolutely clear that implementation of the object of the statute would otherwise defeated। इसका मतलब है
स्टैट्यूट यानी लॉ, ठीक है। अब मेंस रिया को हम कवर नहीं करेंगे जब लॉ में लिखा है कि मेंस रिया होना ही डिफीटेड है। देखो, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर दैट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने कोई स्टेट का लॉ, ठीक है, कोई स्टेट का ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई लॉ का कोई ऑब्जेक्ट जो प्रीएम्बल हम पढ़ते हैं उसमें क्लियरली लिखा है वुड अदरवाइज डिफीटेड, मतलब अगर मेंस रिया को हम कब नहीं मानेंगे कि ये गिल्टी माइंड है, जब हम बोल देंगे कि यार इस पर्सन ने, देखो मैं एग्जांपल देती हूँ ये हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा समझो क्रिमिनल लॉ, ठीक है। सपोज क्रिमिनल लॉ का मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्राइम्स कम करना, ठीक है, कंट्रोल करना क्राइम्स को, ठीक है, और किसी को भी हार्म या डैमेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम बोल दें कि इधर पे अगर गिल्टी माइंड हो, ठीक है, तो गिल्टी माइंड होने से इसके ऑब्जेक्ट में डिफीट हो रहा है, डिफीट यानी उल्लंघन या फिर मारना बेसिकली किसी चीज को, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं हो रहा है या इसका ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इनफैक्ट इसका ऑब्जेक्ट डिफीट हो रहा है, इसका ऑब्जेक्ट को हार्म हो रहा है, ठीक है। अब इसका तो ऑब्जेक्ट मेन ही है कि गिल्टी माइंड वालों को पकड़ना, ठीक है। सपोज सिविल लॉ, सिविल लॉ में क्या आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियरली बोलता है कि दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करें, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हम होंगे और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स या टर्म्स एंड कंडीशंस जो लीगली बाउंडिंग है उसको हैंडल करता है। इसमें भी कहीं पे भी गिल्टी माइंड वाली चीज नहीं आती, कॉन्ट्रैक्ट में कहीं गिल्टी माइंड वर्ड नहीं कवर होता है, सिविल लॉ में कहीं पे भी गिल्टी माइंड कवर नहीं होता है, ठीक है। क्रिमिनल ऑफेंस में ही हम गिल्टी माइंड कवर कर रहे हैं, तो इसमें क्यों नहीं कवर हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं इसमें गिल्टी माइंड लाने से इस लॉ का मेन ऑब्जेक्ट डिफीट हो रहा है। इस लॉ का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सिर्फ हमें कॉन्ट्रैक्ट्स वेरीफाई करने हैं, ठीक है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को लीगल बाउंडिंग बनाना है। अगर हम इसमें गिल्टी माइंड इंक्लूड कर देंगे कि अगर किसी पर्सन ने किसी का कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं किए तो वो गिल्टी माइंड है, उसको क्रिमिनल ऑफेंस में डाल दो, तब हम इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको हम डिफीट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम इसके ऑब्जेक्ट को हार्म कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी सिविल लॉ अगर आपको गिल्टी माइंड कवर करना है तो आप क्रिमिनल लॉ में कवर करो, आप सिविल लॉ में नहीं कवर करते। सिविल लॉ में इम्प्रिजनमेंट्स बहुत रेयरली होती है, हमेशा कॉम्पनसेशन कवर होता है, ठीक है। तो अगर आपको गिल्टी माइंड कवर करना है तो आप उस स्टैट्यूट के लॉ में उसके ऑब्जेक्ट में कवर होने चाहिए। अगर आप उसके ऑब्जेक्ट को डिफीट करो, उसका मेन ऑब्जेक्ट ही यही है कि हमें सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस कवर करने हैं। ऐसी अगर हम देख ले कंपटीशन एक्ट, ठीक है, कंपटीशन एक्ट का क्या मानना है, मेनली तुम लोगों को पता होगा, कंपटीशन एक्ट उनका मेन मुद्दा है कंज्यूमर्स। अब उसमें जब हमने पढ़ा था अगर किसी दो पार्टीज ने एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स किए तो क्या वो गिल्टी माइंड है, क्या वो मेंसरिया है, क्या वो क्रिमिनल लॉ में कवर हो जाएंगे, नहीं, ठीक है। अगर उन्होंने किसी एक पर्सन ने अब्यूज ऑफ डोमिनेंस किया है या किसी दो कंपनी से कॉम्बिनेशन किया है तो क्या वो गिल्टी माइंड है। अगर हम उसको बोलते हाँ है, भाई आपने मेंस रिया किया है, आप क्रिमिनल लॉ के अंडर कवर होते हो, आपको क्रिमिनल लॉ के हिसाब से 7 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट लगेगी, इसमें मैक्सिमम देख रहे हैं हम 7 इयर्स की। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट या फिर प्रमोट कंपटीशन, सस्टेन कॉमर्स या ट्रेड, वो सारे ऑब्जेक्ट्स डिफीट हो रहे हैं क्योंकि आप तो सबको जेल भेजे पड़े हो, ठीक है। तो ऐसे स्टैट्यूट्स में मेंस रिया कवर नहीं होता है, वहां पे एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं होता है मेंस रिया, क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट को आप डिफीट करते हो। क्रिमिनल लॉ में क्लियरली उसका मेन ऑब्जेक्ट में ही कवर होता है गिल्टी माइंड, कि हमको क्रिमिनल एक्ट्स कंट्रोल करना है, हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जेल जाए ताकि क्रिमिनल एक्ट्स और नहीं हो। कंपटीशन लॉ का मेन ऑब्जेक्ट है कि हम चाहते हैं और कंज्यूमर्स के लिए आप इनोवेशन लेके आओ और एफिशिएंसी बढ़ाओ और प्रोडक्शन बढ़ाओ और कुछ नया आइडियाज लेके आओ ताकि कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट बेटर हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली बोलता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी उसको हम वैलिड बोले, इलीगल बोले, वॉइड बोले, हमारे ये मतलब नहीं है कि हम आपको गिल्टी माइंड ट्रीट करें, हम आपके कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, आपने जो पार्टीज ने साइन किया हम वो डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, हम पार्टीज की बात नहीं कर रहे, इसलिए हम यहाँ पे गिल्टी माइंड नहीं डालेंगे क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो डिफीट हो रहा है,
ठीक है, अब एक बार पढ़ो, Supreme Court in the case that mens rea is essential ingredient of any criminal offense. Mens rea by necessary implication may be excluded from statute only where it is absolutely clear that the implementation of the object of the statute would otherwise defeat it. The nature of mens rea that would be implied in statute creating an offense depends on the object of the act and provisions thereof. तो हमें mens rea कहाँ का अप्लाई करना है वो टोटली डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट में और उसके प्रोविजंस में. तो एसेंशियल कमोडिटीज का पहला ऑब्जेक्ट क्या था? सबसे पहले प्रोडक्शन, कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में. ठीक है, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हम काम कर रहे हैं, उनके लिए इक्वालिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फेयर प्राइस. तो हम इसके लिए इस एक्ट में मेंस रिया कवर कर रहे हैं कि आप जनरल पब्लिक के साथ नुकसान नहीं करो. अगर आपने किया है तो आप गिल्टी माइंड हो, आप क्रिमिनल ऑफेंस में कवर होगे. आपने अगर सेक्शन 3 यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं सुने, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये चीज इतने में ही मिलनी चाहिए और वो आपने उतने प्राइस में ना बेच के हाई प्राइस में बेची है, तो आपने गिल्टी माइंड कवर किया है, आपको जेल हो सकती है, विच में एक्सटेंड्स टू मतलब टिल 7 ईयर. यहाँ पे वापस वही लिखी है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड अनलेस अ स्टैट्यूट ईदर क्लियरली और नेसेसरी इम्प्लीकेशन द रूल्स आउट मेंस रिया एज अ कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ क्राइम एंड अक्यूज कैन नॉट बी फाउंड गिल्टी. मतलब कि अगर स्टैट्यूट में ऑब्जेक्ट में ही नहीं लिखा है तो हम आपको मेंस रिया में कवर नहीं करेंगे अगेंस्ट अ क्रिमिनल अनलेस ही हैज अ गिल्टी माइंड. देयरफॉर मेंस रिया इज एसेंशियल, बार बार वही लिखा है, एसेंशियल इंटीग्रेंट ऑफ अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट. तो 7 ऑफ द एक्ट में हमने ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी समझी, इसलिए इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है. कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी बहुत बड़े ऑफेंस जिनको आप विदाउट वारंट कवर करते हो, इसलिए इसमें मेंस रिया भी उन्होंने कवर किया. और जहां हमने स्टार्ट किया था पढ़ना तब उन्होंने क्लियरली लिख दिया था कि हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो भी लिखा है, हमारे इस एक्ट में सारे ऑफेंस कौन से है? कॉग्निजेबल ऑफेंस. और क्रिमिनल कोड के हिसाब से कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? जो विदाउट वारंट होते हैं. चलो, इट इज नोटेड दैट कॉन्ट्रवेंशन अंडर सेक्शन 6A इज ऑल्सो द सेम कैरेक्टर. 6A इन द ब्रीफ प्रोवाइड, जो हमने सीजर वगैरह पढ़ा था, ठीक है, प्रोवाइड्स फॉर सीजर एंड कॉन्फिस्केशन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द ऑर्डर अंडर सेक्शन 3. मतलब सेक्शन 3 में पकड़ा गया आदमी, उसका हमने प्रोडक्ट सीज किया या फिर उसके बाद हमने जाके क्या किया? कॉन्फिस्केशन. कॉन्फिस्केशन और सीज में कोई एक डिफरेंस? क्या पहले होता है? सीज पहले होता है, कॉन्फिस्केशन बाद में होता है. और कॉन्फिस्केशन यानी किसी का कोई चीज हमेशा के लिए होल्ड करना एंड ब्रिंगिंग इनटू पब्लिक ट्रेजरी. और सीजर यानी फोर्सिबली किसी के प्रोडक्ट को ले लेना. ठीक है, the collector before exercising his powers under this section would entitled to take into consideration the question whether there was an intentional contravention of the order, whether the conduct of the dealer was bona fide belief that he was actually acting legally. हमने ये जब सीज और कॉन्फिस्केशन जब हम पढ़े तो हमने ये समझा था कि सीज और कॉन्फिस्केशन करते टाइम हम ये जान लेंगे कि उस पर्सन ने कोई ऑर्डर के हिसाब से ये काम किया है या फिर उसने जानबूझ के ये गलत काम किया है. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कलेक्टर जब वो रिपोर्ट भेजते हैं सीज करने टाइम, उनको लगता है कि नहीं इसने तो ऑर्डर्स को फॉलो किया, तो उसको हम वहां छोड़ देते हैं. तो सेक्शन 6A में ये हमने पढ़ चुका है ऑलरेडी कि जब भी हम सीज और कॉन्फिस्केशन करते हैं हम देखते हैं कि उसने ऑर्डर के अंडर ये काम किया है कि नहीं. हमने देखा था कि जब वो प्रूफ कर दे कि मेरे विदाउट नॉलेज के हुआ है तब, और यहाँ पे जब वो प्रूफ कर दे कि मेरे को ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे इसलिए मैंने ये चीज किया, तो वो छूट जाता है. ठीक है, फिर हमने देखा बट इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर आर प्रोविजनल इन सेंस दैट द कोर्ट इज एंटाइटल्ड ऑन अपील बाय अ डीलर. अभी यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोविजनल. देखो, एक होता है फाइनल और एक होता है प्रोविजनल. प्रोविजनल यानी कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी. तो अगर उसने आगे और अपील किया तो हम बता रहे हैं कि लॉ में और भी चीजें लिखी हैं कि भाई अभी ऑर्डर कोर्ट का प्रोविजनल है क्योंकि डीलर जाके और अपील कर सकता है. To look into the whole matter to see whether there are reasons to confiscate the goods under section 6A. अब अपील के बाद भी पता चलता है कि हमने पढ़ा था अपील के
जब वो अपील कर लेता है तो उसको पैसे वापस मिल जाते हैं। तो हम देखेंगे कि अपील के बाद भी उसके गुड्स को कॉन्फिस्केट करना है कि उस पर्सन को छोड़ देना है। और फिर अगर कॉन्फिस्केट नहीं होता अपील के बाद भी तो हम क्या करते हैं, उसको गुड्स या तो वापस दे देते हैं या फिर एक्सपेंसेस कट करके उतना पैसा वापस दे देते हैं। ठीक है, इतना ही पढ़ना है बस। अब कल्पेबल मेंटल स्टेट, ये ना एक इंडियन पीनल कोड में है। कल्पेबल मेंटल स्टेट, जब आप मर्डर करने जाते हो तो आपका मेंटल स्टेट कैसा है। ठीक है, सेक्शन टी, क्या हो गया, नहीं किसने कुछ बोला। सेक्शन 10 ये ना सब इंडियन पीनल कोड को बता रहे। प्रोवाइड्स फॉर अ प्रिजम्पशन, यानी प्रिज्यूम किया जाता है ऑफ द कल्पेबल मेंटल स्टेट। आप मर्डर करने जा रहे हो, आपके दिमाग में था मर्डर करने के लिए और मर्डर हुआ नहीं, पर हमको समझ आ गया कि आपके मेंटल स्टेट बोलता है कि आप ऐसा काम करने जा रहे हो। Which includes intention, motive, knowledge of the fact, and belief in a fact. It is now provided that in any prosecution of an offence under the Act which requires a culpable mental state on a part of accused, यानी जिसको हमने पकड़ा है for the murder case, the court shall presume the existence of मेंटल स्टेट। मतलब मर्डर करने के बाद कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे से हो गया। हम कल्पेबल मेंटल स्टेट आपका मान लेते कि आपके स्टेट में होगा कि आप उसको मारोगे, इसीलिए आपने उसको मारा है। Of course, it is open to accused to prove that he had no such mental state with respect of act committed by him. बाकी उसको ऑप्शन है कि आप प्रूव कर सकते हो कि मेरा मेंटल स्टेट उस टाइम ऐसा नहीं था कि मैं इसका मर्डर करूं, मेरे नॉलेज में नहीं था, मेरे से हो गया। मतलब ऐसे बहुत मूवीज में देखा है कि वो बोलते गन चल गई, हाँ कि गन चल गई, तो वो नहीं, हम कोर्ट बोलता है आपके मेंटल स्टेट में था कि गन चलानी है। ठीक है, आप उस सेक्शन में भी कवर हो जाते हो और आपको पनिशमेंट लग जाती है। ठीक है, अटेम्प्ट और अबेटमेंट। अटेम्प्ट यानी जब आपने मर्डर किया और अबेटमेंट जब आप करने जा रहे हो। ठीक है, तो Section 8 provides that any person who attempts to contravene or abates a contravention of an order made under Section 3 shall be deemed to be have contravened that order. यहाँ पे culpable mental state मर्डर के हिसाब से समझ आया। ठीक है, अगर essential commodities में आप डील कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट के साइड से ऑर्डर है कि आप राइस नहीं बेचोगे, ठीक है, फिर भी आप बेचे जा रहे हो। ठीक है, आप पकड़े गए तो आप बोलोगे कि मुझे ना पता नहीं था और मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मेरे को राइस नहीं बेचने, मैं भूल गया। तब कोर्ट बोलती है कि तुम्हारे मेंटल स्टेट में था कि तुम मेरे अगेंस्ट, मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट काम करोगे। तुम्हें पता है कि यहाँ पे तुम राइस ज्यादा बेच के यहाँ की पब्लिक को ज्यादा राइस प्रोवाइड कर रहे हो जो कि मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ है। ठीक है, वैसे अटेम्प्ट और अबेटमेंट समझो कि अगर मैंने तुम्हें बोला है कि राइस नहीं बेचना है, ठीक है, तुमने अटेम्प्ट कर दिया बेच के, ठीक है, और अबेटमेंट यानी जब तुमने सोचा है कि तुमने राइस का ऑर्डर ले लिया है जहां से फार्मिंग होके आती है और अब तुम इसे बेचोगे, तो तुम अल्टीमेटली सेक्शन 3 में जो मैंने तुमको मना किया था उसका कॉन्ट्रवेंशन करते हो। तो लॉ में क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप बेचने जाओगे तो भी कॉन्ट्रवेंशन है, अगर आपने अबेटमेंट किया है मतलब ऑर्डर दे दिया है कि मैं बेचूंगा, अभी रुक जाता हूँ 5 महीने रुक जाता हूँ फिर बेचूंगा, तो वो चीज करने को भी हम कॉन्ट्रवेंशन बोल देंगे। तो अबेट्स अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी ऑर्डर या फिर अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रवेन एनी ऑर्डर। फॉल्स स्टेटमेंट, जब आप कुछ झूठ बोलोगे, ठीक है, अ पर्सन शैल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 9 विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड्स टू 5 years और फाइन और विथ बोथ फॉर द फॉलोइंग ऑफेंस। देखो पहले पेनाल्टी लिख लो कितनी है, 5 years और फाइन और बोथ। अच्छा, सबको पता है कि सेक्शन 3 के नीचे हमने पास पढ़ी थी कुछ, तो उसमें हमने देखा था वो जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलेगा, किसी भी पर्सन से इंफॉर्मेशन लेगा, जाके आप हाँ जाके अपने प्रेमाइसेस में एंटर करके कि डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। तब आप अगर उसको कोई झूठी बातें बताते हो तो आपको पेनाल्टी कितनी लगती है, 5 years विच में एक्सटेंड्स टू 5 years और फिर फाइन और फिर बोथ। ठीक है, वेर रिक्वायर्ड बाय एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3 टू मेक एनी स्टेटमेंट और फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, मेक्स एनी स्टेटमेंट और फर्निशेस एनी इंफॉर्मेशन विच इज फॉल्स और इन एनी मटेरियल particular which he knows or has reasonable cause to believe to be false and does not believe it to be true। जब कोर्ट को लगता है, मतलब जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था अब आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, कोर्ट को बिलीव हो जाता है कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है या ये बातें बनाने की कोशिश कर रहा है, तब हम उसको ये पेनाल्टी
चार्ज कर सकते हैं. मेक एनी सच स्टेटमेंट ऑफ अफॉरसेड इन एनी बुक, अकाउंट, रिकॉर्ड, डिक्लेरेशन, रिटर्न और अदर डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय एनी सच ऑर्डर और मेंटेन और फर्निश. मतलब कि अगर तुमको ऑर्डर था कि जाके बुक्स लेके आओ, तुम लेके आए, दो चार पन्ने हटा दिए, तुमने वो चीज फर्निश नहीं की. अगर तुम बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करो और तुमको बोला है कि कल से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, अपने सारे इनवॉइसेस, अपने सारे रिकॉर्ड्स बना के रखना, 6 महीने बाद है तभी भी तुमने वो नहीं की, तो तुमको फिर पेनाल्टी चार्ज होगी. कितनी? 5 years फाइन और बोथ. मतलब कि तुमको अगर बोला जा रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने को, आप नहीं सुन रहे हो, आपको बोला जा रहा है फर्निश करो कुछ डॉक्यूमेंट्स, आप नहीं कर रहे हो, आपको कोई बात पूछी जा रही है तो आप इन्फॉर्मेशन झूठी दे रहे हो, तब भी आपको ये पेनाल्टी चार्ज हो जाएगी. अब ऑफेंसेस बाय कंपनीज. भाई एसेंशियल कमोडिटीज में अगर कॉर्पोरेट्स डील कर रहे हैं, कंपनीज डील करी, तो क्या कंपनी को पेनाल्टी लगती है? जेल नहीं जाती कंपनी, पर उनको भी पेनाल्टी, उनके डायरेक्टर्स को भी कवर करते हैं. ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं ऑफिसर्स इन चार्ज. ठीक है. सेक्शन 10(1) provides if a person contravening order under section 3 is a company, every person who at the time of contravention was in charge, यानी उसके डायरेक्टर्स, मेंबर्स, सीएस सब कवर हो जाते हैं, was responsible to the company for the conduct of the business of the company shall be deemed to be guilty in the contravention. जैसे जो तुम लोग ने मुझे बोला कि जो उनके ऑफिसर्स इन चार्ज होंगे उनको हम गिल्टी फेल करें, shall be liable to be punished accordingly. ठीक है. अब लाइबिलिटी कितनी है? इन सच केसेस द कंपनी इटसेल्फ इज आल्सो लाइबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट. मतलब कंपनी भी लाइबल रहेगी. एनी सच पर्सन कैन हाउएवर एस्केप लाइबिलिटी इफ ही प्रूव्स दैट द कॉन्ट्रवेंशन टुक प्लेस विदाउट हिज नॉलेज और दैट ही एक्सरसाइज्ड ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट इट. हमने एक बार पहले भी समझा है, अगर कोई डायरेक्टर बोल देता है कि भैया वो वाले टाइम पे तो मैं अब्रॉड में था, मुझे पता भी नहीं है, मैं तो बोर्ड मीटिंग में मेरी एब्सेंट डली, आप देख लो, तो वो डायरेक्टर बच जाएगा. या कोई बोलते कि वो मंथ के बाद तो मैंने रिजाइन कर लिया, उसके बाद कंपनी में क्या हुआ मुझे नहीं पता, तो आप मुझे रिस्पॉन्सिबल मत ठहराओ. पब्लिकेशन ऑफ द नेम कन्विक्टेड बाय द कंपनीज बाय कोर्ट. मतलब आपको एड देनी पड़ेगी. कोर्ट में कॉज टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर ऑन एनी अदर मैनर एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी द नेम, प्लेस ऑफ बिजनेस एंड द ऑफेंस कॉन्ट्रवेंशन कमिटेड बाय इट व्हेन अ कंपनी हैज कन्विक्टेड. एक कंपनी को पकड़ा एसेंशियल कमोडिटीज में गलत तरीके से डील करते, उसको ऑर्डर दे सकता है कि अपनी न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, अपना नाम, अपनी प्लेस, तुम्हारा क्या बिजनेस है, तुमने क्या कांड किया है, सब डिटेल्स न्यूज़पेपर में दे दो. However, no publication shall be made until a period of preferring an appeal against the order of court has expired. मतलब अगर आपको 30 दिन मिले हैं कि आप कोर्ट के अगेंस्ट जाके और अपील कर सकते हो, तो वो 30 दिन में आप पब्लिकेशन मत करो. जैसे ही 30 दिन खत्म हुआ, एक्सपायर हो गए, उसके बाद आप एड दे दो. Without a appeal having preferred, the expenses of any publication shall be recoverable from the company if it were fine imposed by the court. मतलब कोई भी पैसे अगर कोर्ट ने भरे तो वो आपसे पैसे वापस ले लेगी. बस इसकी पेनाल्टीज देखो, हर चीज में क्या है, सेक्शन 3 के अगेंस्ट है, ये याद हो गया. ठीक है. अब पहली पनिशमेंट है कि अगर आपने सेक्शन 3 एक ही नहीं सुनी, ठीक है, सब सेक्शन 3(1) समझो, सब सेक्शन 3(1) की नहीं सुनी तो 1 year which may extends to fine plus 1 year, मतलब which may extend to 1 year plus fine. अगर 3(4) है, ठीक है, 3(4) है तो 3 months 7 years which may extend, मतलब 3 months which may extend to 7 years plus fine. अगर आपने सेम ऑफेंस दोबारा किया है तो वही 3 months हो जाएंगे 6 years which may extends to 7 years. अगर रीजनेबल कॉज है तो हम 6 months से कम कर सकते हैं. और एक और चीज कि अगर हम चाहें तो आपको बोल सकते हैं कि आप अपना बिजनेस नहीं करो, 6 months के लिए मत करो. फिर मेंस रिया का बहुत सारा डिटेल बस एक्सप्लेन किया कि हाँ गिल्टी माइंड होना चाहिए. हमारे ऑफेंस में सेक्शन 7 में हम गिल्टी माइंड कवर करते हैं, वो क्या है, एक असेंशियल इंग्रेडिएंट है. फिर हमने देखा कि कल्पेबल मेंटल स्टेट, अगर आपने कोई कांड किया तो हम सेक्शन 7 में मान लेते कि आपके मेंटल स्टेट में था, तो आप अबेट करो या अटेम्प्ट करो, आपको पेनाल्टी कॉन्ट्रवेंशन में हम कवर करेंगे. फॉल्स स्टेटमेंट, अगर झूठी बातें बोलोगे या बुक्स ऑफ अकाउंट फर्निश नहीं करोगे या मेंटेन नहीं करोगे तो फिर 5 years और फाइन और बोथ. फिर अगर कंपनीज है तो कंपनीज में और उनके पीछे जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे जिनको हम बोलते हैं ऑफिसर्स इन चार्ज, वो सब गिल्टी ठहराएंगे. ठीक है. अब आ जाओ फर्स्ट टॉपिक पे, असेंशियल कमोडिटीज.
वन बाय वन आंसर करोगे? क्यों? रिवीजन कल मैंने बोला था करके आना। नो ग्रुप, आज तो बच्चे भी कम है। चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब आया था? 1950। बुक्स बंद कर देंगे ना बच्चे? चलो फटाफट फटाफट। मैं तुम लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर जून 2019 है ये, ठीक है। इसमें ये है पार्ट 3 हमारा, यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये स्टार्टिंग के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के केस लॉज। फिर डिफरेंस में हमारे काम अभी कुछ नहीं है, बिनामी, मनी लॉन्ड्रिंग, रियल एस्टेट और एसेंशियल कमोडिटीज से कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर आ जाओ दिसंबर 21, पार्ट 3 आएगा, अभी रुको ना, मैं दिखा रही हूँ, जून अटेम्प्ट में आता है, देखो। अब अभी इसमें कोई एसेंशियल कमोडिटीज का नहीं है, लीगल मेट्रोलॉजी का है, ठीक है। कभी आता है कभी नहीं आता है, तो क्या हो गया? अब आएगा। अरे मैंने बोला ना एक क्वेश्चन आएगा इससे। चलो दिसंबर में नहीं है, आंसर तुम लोग देना अगर आए तो। यह है दिसंबर 2018, ठीक है। एक्सप्लेन द सीजर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, मतलब दोनों चीजें तुमको एक्सप्लेन करनी, सीजर और कॉन्फिस्केशन, दोनों की डिफरेंस पता है। यहाँ पे डिफरेंस नहीं पूछा, मतलब तुम्हें एक पैराग्राफ सीजर का लिखना है, एक पैराग्राफ कॉन्फिस्केशन। कितने मार्क्स का है बच्चे? 3 मार्क्स का, ठीक है, पूरा लिखना है। हाँ मैं अभी भेज देती हूँ। देखो जून 22 में नहीं आया, मतलब जून 23 में आ सकता है। इसमें Which commodities have been declared as essential commodities under Essential Commodities Act? कौन से हैं? ड्रग्स, फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मेरे को जो सुनाई दे रहा है मैं वो बोल रही हूँ, ठीक है। हैंग कैन मेड आउट ऑफ कॉटन, और रॉ जूट एंड जूट टेक्सटाइल, उसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फर्टिलाइजर्स हो गया, और ऑयल एंड ऑयल फूड स्टफ, ऑयल एंड ऑयल सीड्स, और रॉ जूट के अंदर एक है कैटल फॉडर, सीड्स ऑफ कैटल फॉडर, सीड्स ऑफ फूड ग्रेन्स, और लास्ट वाला कोई पॉइंट है क्या? यही है यार, 1 2 3। ओके, एक पॉइंट अलग से है। एक और क्वेश्चन है, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश द टर्म कॉन्फिस्केशन एंड सीजर। अब देखो इसमें डिफाइन करने भी बोला है, मतलब तुम्हें पहले डेफिनेशंस बतानी है, फिर डिस्टिंग्विश, दोनों के बीच का डिफरेंस, ये है 4 नंबर में। हाँ पर डिफाइन अलग, एंड पूछा तो पहले लिख दो डेफिनेशन ऑफ सीजर और फिर डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिस्केशन, एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो, फिर डिफरेंस लिख दो। उन्होंने 2 नंबर दिए हैं, 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके। देखो अभी अपना डेफिनेशन डिफरेंस कैसा है, उसमें रिपीट कर दो ना फिर से, उन्होंने भी तो ऐसे ही किया है बुक में।
अपना ये रहा, देखो मैं बता रही हूँ, मैं तुम लोगों को अभी भेज दूंगी ये चीज। छोटा सा तो चैप्टर है ये, तुम लोगों के लिए 5-10 मिनट्स का रिवीजन होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। चलो 20 मिनट्स। पहले बताया मीनिंग ऑफ सीज और मीनिंग ऑफ कॉन्फिस्केशन, फिर बताया रिलेशन बिटवीन सीजर एंड कॉन्फिस्केशन, और फिर डिफरेंस। ये आंसर एज इट इज मैं भेज दे रही हूँ पूरा, ठीक है। तो सीज का मीनिंग है कि पोजेशन अगेंस्ट द विशेज ऑफ द ओनर, और फिर यूनिलैटरल एक्शन होता है ये, फिर अदर वर्ड्स में तुम्हारे लिए एक्सप्लेनेशन के लिए। फिर कॉन्फिस्केशन का मीनिंग है कि टू द मतलब कॉन्फिस्केट करके और उसको पब्लिक ट्रेजरी में देना, ठीक है। और इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड सेंटेंस ऑफ द पार्ट बट इट इज अ मोड which can dispose of a property। मतलब कॉन्फिस्केशन का मतलब ये नहीं कि आपको जेल हो जाएगी, पर एक मोड है कि हम प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर दें। फिर रिलेशनशिप बिटवीन क्या है कि पहले सीज आया है फिर कॉन्फिस्केशन, फिर वैसी डिफरेंस है, डिफरेंस में भी पहले मीनिंग है, फिर कलेक्टर ने क्या बोला, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ठीक है। इसमें जैसे 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन किया, इसमें 4 पॉइंट्स ऐसे याद कर लेना, नहीं तो ये मेन बॉक्सेस हैं तुम्हारे मीनिंग, तभी उन्होंने ऐसे दिया है, ठीक है। और तुम्हारे लिए सर्च एंड सीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक इसके बाद जो चैप्टर है तुम्हारा वो कौन सा है, लीगल मेट्रोलॉजी। वो चैप्टर खोलना। हाँ, व्हाट इज लीगल मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी क्या होता है। लीगल तो चलो लॉ हो गया, मेथड्स, हाँ स्टैंडर्ड्स मेथड सही है दोनों चीजें। और हाँ वो पढ़ लिया। देख तो स्क्रीन में रहे हो ना, नीचे देख के बोलते तो मैं बोलती। चलो हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। ये कवर में लीगल मेट्रोलॉजी देखो एक्ट कब आया है, 2009 में, ठीक है 2009 में। देखो ये हैं सारे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारे, दिख रहा है। ये सब्जी वाले भैया, ये वेट वाला, ये इसको केल्विन कहते हैं जो मीटर ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। हाँ, फिर ये भी सब्जी वाले भैया के पास होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये जब खाना बनाने के टाइम पे हम खाना मेजर नहीं करते हैं, वो लोग बोलते हैं 200 ग्राम्स का केक बनाते टाइम जो मेजरमेंट्स लेने बोलते हैं, वो है, इसको हम बोलते हैं मोल। शक्कर शक्कर के टाइम पे होता है, और ये उसमें भी होता है ना मॉल्स वगैरह में, रिलायंस फ्रेश के वहां पे जब सब्जियां आप तोलते हो तो ऐसे ही स्टैंड होता है। फिर एक और है, और ये भी मेजरिंग, ये मॉल वाला ही है आई गेस, ये वाला, ठीक है। हाँ, इन सब के लिए देखो अब ये किसने डिफाइन किया है कि लीटर दूध लीटर में जाना चाहिए, बनानास दर्जन में जाना चाहिए, ये सब हमारे गवर्नमेंट ने हमको डिफाइन करके बताया, ठीक है। अब ये जो मेजरिंग यूनिट्स हैं इनके साथ जो डील करते हैं, मतलब आपको अगर आज कोई शॉप खोली है, ठीक है, फूड ग्रेन्स की, फूड स्टफ्स की, तो आपको मेजरिंग यूनिट्स भी लगेंगे कि आप दाल मेजर करके दोगे कितने किलो चाहिए, ठीक है। तो ये जो किलो का लेना है आपको मेजरिंग यूनिट, ये आप किसी और पर्सन से जाके लोगे ना, कहाँ से आएगा मेजरिंग यूनिट, कहीं दुकान में मिलेगा ना वो भी। तो जो डीलर्स हैं जो मेजरिंग यूनिट्स में डील करते हैं उनके लिए है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2019, ठीक है। मतलब 2009 सॉरी। तो जो ये डीलर्स हैं जो इन मेजरिंग यूनिट्स और स्टैंडर्ड्स जो है बनाए हैं उसमें डील करते हैं, वो कवर होते हैं किसमें, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में। अब मास को आप बोलते हो किलोग्राम, मतलब कोई भी चीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मास में होती है। और फिर लेंथ आता है मीटर में, कभी आपको लेंथ मेजर करनी है तो आप मीटर में मेजर करते हो, ठीक है। टाइम सेकेंड्स में करते हो, टेम्परेचर केल्विन में करते हो, वो जो हमने देखा जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में करते हो, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में करते हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला में करते हो, यानी वो एक कैंडल रख लो उसकी रोशनी कितनी दूर तक जाती है। तो ये सब हमने साइंस में पढ़ा है, ये सब लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में हम देखेंगे,
ठीक है, अब देखो बहुत छोटा सा एक्ट है ये भी। चलो बच्चों, हम स्कूल से बाहर आ गए हैं। बहुत छोटा सा है और ये भी ऐसी है कि पर एक क्वेश्चन पक्का आएगा लीगल मेट्रोलॉजी से भी, 3 मार्क्स 4 मार्क्स का पक्का, कोई भी एक, 3 या 4। चलो, लीगल मेट्रोलॉजी इज द नेम बाय विच लॉ रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स इज नोन इन इंटरनेशनल पैरेलेंस। जो भी वेट्स और मेजर्स है, जैसे हमने ये देखी, ये सब वेट्स और मेजरमेंट्स बताते हैं आपको, तो लीगल मेट्रोलॉजी ये वेट्स एंड मेजर्स को कवर करता है, इनके लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कवर करता है। ठीक है, लीगल मेट्रोलॉजी इज वेरी वाइटल फॉर साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल। ये 3 वर्ड्स याद कर लो। लीगल मेट्रोलॉजी में ऑफ कोर्स साइंटिफिक फिजिक्स, फिजिक्स कब से बोल रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज होती है, और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। मतलब अगर हमारी कंट्री कोई चीज को लीटर में ही बेच रही है, ठीक है, अब वो लीटर का जो बीकर होता है, लीटर वाला कहाँ गया, अरे यार मेरे पास दूध वाले भैया का नहीं है, ये रहा। ये जो डिफाइंड है चीज, ये लीगल मेट्रोलॉजी में डिफाइंड है कि भैया आप दूध इसी में दो, ठीक है, कोई और चीज में मत दो। अच्छा मैं तुम लोगों को केस लॉ बताती हूँ। लोग क्या करते हैं, पेंट के कंटेनर्स होते हैं, उनको क्या लगता है ये भी ऐसे ही शेप का है, एक हैंडल लगा लो वो भी हो जाएगा दूध सर्व करने के लिए, ठीक है, उनको क्या लगता है ये भी एक मेजरिंग यूनिट है। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करता है कि अगर आप डीलर्स हो इस चीज में तो आप ये बेचो अपने हिसाब से, पेंट के कंटेनर को मत बोलो कि इससे भी आप दूध मेजर करके बांट सकते हो। कई विलेजेस में क्या होता है, जब हम सब्जियां लेने जाते हैं तो वो नहीं 2 किलो के पार्ट रखते हैं, फिर आप जितने केजीज बोलते हो तो एक साइड वो उसको रखते हैं और फिर एक साइड आपकी वेजिटेबल्स रखते हैं। अब गांव में क्या होता है कि लोग सोचते हैं ये पत्थर, हाँ ये पत्थर 2 किलो का लग रहा है, और फिर वो बांट रख देते हैं। हम जब भी वेजिटेबल्स अगर पेरेंट्स के साथ गए और बाजू में किसी ने एक स्टोन रखा है, हमेशा पेरेंट्स गुस्सा करते थे कि वो पत्थर हटाओ, क्योंकि वो सही नहीं है, वो आपको सही मेजरमेंट्स नहीं देता है जो लॉ में बताए हैं, जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली किया है कि दूध को इस लीटर के हिसाब से बेचो। हमारे यहाँ ना केले दर्जन में मिलते हैं, लेकिन केरला में केले किलो के भाव में मिलते हैं, ठीक है, तो अब वो उनका स्टेट मैटर है, ठीक है, कि उनने ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि हमारे यहाँ ऐसे मिलेंगे। तो ये जो एक्ट है ये सब ये चीजें कवर कर रहा है कि ताकि ये लोग इसके बाहर जाके काम नहीं करे, दूसरी दूसरी चीजों को मेजरमेंट यूनिट्स नहीं बोले, हमने दे दिया ना यही मेजरमेंट यूनिट्स है तो इन्हीं को ले लो, ठीक है। पर लॉ उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वही मैं कह रही हूँ कि पेन तो भी लॉ नहीं एक्सेप्ट करेगा कि मैंने बना के दिए हैं तुम्हें मेजरिंग यूनिट्स और वो तो उसी को ही एक्सेप्ट करो, ठीक है। मम्मी लोग करती हैं, जार्स को बना लेंगी कि ये है ना 1 किलो, इसमें 1 किलो राइस आ जाएंगे, मतलब 1 किलो ही आया, भले उसमें थोड़ा कम हो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, पर लॉ उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। फैमिलीज कर लेंगी पर लॉ उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स and measures and their proper enforcement aim at ensuring accuracy of the measurements and measuring instruments, and thus legal metrology strengthens the national economy in broader sense beside being potential instruments for consumer protection। आप अगर कोई सामान लेने जा रहे हो, आपको अगर मेजरिंग यूनिट के अलावा किसी और चीज से मेजर करके जा रहे हैं तो आपको वो उल्लू बनाया जा रहा है, ठीक है, तो आपके प्रोटेक्शन के लिए हम ये चीज फॉलो करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम इंपोर्ट करते हैं इतना, एक्सपोर्ट करते हैं बहुत चीज, तो हम चाहते हैं, मतलब हमारी गवर्नमेंट चाहती है हम इंटरनेशनली भी वेट्स और मेजर्स को मेंटेन करें, कि कल को हम अगर कोई चीज इंपोर्ट करें बाहर से मंगाएं तो उनके मेजरिंग यूनिट से हमारा मेजरिंग यूनिट लेवल मैच करना चाहिए, ताकि वो भी हमें बुद्धू ना बना सके, ठीक है। अगर हम कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी इन गुड फेथ उनको सही चीज सही मेजर करके ही भेजे, ठीक है। तो इससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा और हम एक नेशनल इकोनॉमी में एक अच्छी चीज मेंटेन कर रहे हैं कि यही मेजरिंग यूनिट है, क्योंकि ये एक्यूरेट है, ये एक्चुअल बताती है। अब ये सब ना बनते हैं साइंटिफिकली, तभी वर्ड बोला है साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है। ये चीजें साइंटिफिकली फिजिक्स में भी पढ़ी हैं तुम लोग ने, या और भी जगह, ये सब साइंस को कवर करते हुए बना रहे हैं। आप अपना मेंटल दिमाग मत लगाओ कि पेंट के टिन को हम मेजरिंग यूनिट बना देंगे, ठीक है, हम साइंटिफिकली मेजर करके एक एक चीज आपको बता रहे हैं, ठीक है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट मेन
क्यों डिफाइन है? इज अ पार्ट ऑफ मेट्रोलॉजी विच डील्स विद यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये तीन वर्ड याद करो दोबारा। पहले मैंने क्या याद कराया था? टेक्निकल, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। अब लीगल मेट्रोलॉजी को डिफाइन करने के लिए क्या क्या आता है? यूनिट्स, मेजरमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये तीन चीजें कवर करता है क्या? लीगल मेट्रोलॉजी वर्क। Insofar as they concern statutory, technical, legal requirements which have ultimate object of assuring public guarantee from the point of view of security and appropriate accuracy of measurements। ये मेन ऑब्जेक्ट है इसका, क्योंकि ये लॉ के अंदर भी कवर्ड है, टेक्निकलिटी भी इसमें कवर्ड है और लीगल भी कवर्ड है। ठीक है, जो मेजरिंग यूनिट्स है, तो इन तीनों चीजों के अंदर हमने ये चीजें कवर की हुई हैं और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है कि पब्लिक को गारंटी हो जाए कि उनको जो सामान मिल रहा है वो एकदम अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा लीगल मेट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन। The scope of legal metrology according to international practice extends three broad fields of human activities, namely commerce transaction, industrial measurements and measurements needed to ensure public health and human सेफ्टी। मतलब हम जो आपको दे रहे हैं उसमें आपकी सेफ्टी हो। हमने जो पढ़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से कि कोई भी चीज आपको ना, अब आपको कोई चीज खानी है, बहुत सिंपल चीज बता रही हूँ, देखो जैसे ये कोई भी प्रोडक्ट आता है, ठीक है, इस प्रोडक्ट पे मत जाना, इसमें जो चीजें लिखी हैं, कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो उसके पीछे लॉ बोलता है कि आपको सारे इंस्ट्रक्शंस लिख के देने हैं। ठीक है, तो उसमें कितने ग्राम्स हैं, वो कितने वेट का है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसको किसने बनाया है, किसने, सब चीजें उसमें कवर होता है। तो अगर कोई मेडिसिन है उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं होगी तो आपकी सेफ्टी है क्या? उसमें नहीं है, आपको हार्म है। तो लीगल मेट्रोलॉजी में मेजरमेंट्स, वेट्स और मेथड्स सब चीजें वो कवर कर रहे हैं ताकि ह्यूमन सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ के लिए वो बेटर हो। ठीक है, उसमें क्योंकि कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स भी है और इंडस्ट्रियल भी है, और ये सब ट्रेड एंड कॉमर्स में ही कवर होता है। आप सामान लेके जाते हो, उसको नाप तोल कराते हो, तो वो नाप तोल आपको अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट मिले, इसलिए कहाँ वो कवर कर रहे हैं इस एक्ट को? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। अब एक और सर्टिफिकेट है, ये हम कल अच्छे से पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और लीगल मेट्रोलॉजी। एक ऑर्गेनाइजेशन है लीगल मेट्रोलॉजी का। अब देखो कैसे लिखा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, और फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में है OIML। थोड़ा अलग है, हाँ, इसको इन लोग OI उल्टा लिखा नहीं है, यही बोलते हैं। ठीक है, पहले O कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल, और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पीछे से लिख दिया OIML, बोलने में उनको ये इजी लगता होगा, तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हमारी कंट्री भी इन्वॉल्व, हमारी कंट्री भी मेंबर है वहां पे। तो वहां जो लीगल मेट्रोलॉजी के मेजरमेंट्स और वेट्स डिफाइंड है, हम वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और गवर्नमेंट चाहती है हर डीलर भी इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वेट्स मेजर्स को कवर करे। ये चीज मैंडेटरी नहीं है, पर इट्स जस्ट अ सजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो हम इस एक्ट में, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बताया वो हम कल समझेंगे। ठीक है, छोटा सा एक्ट है, डेफिनेशंस और थोड़ी बहुत बातें हैं। इसके क्वेश्चन देखने लीगल मेट्रोलॉजी के। हैं? पढ़ा दूं? चलो चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग पेनल्टी पूछिए। तो अभी तो हमने लीगल मेट्रोलॉजी, ये देखो, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट सिस्टम। अभी हमने बस ये देखा, इसका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और
State the penalty provision for use of non-standard weight and measure under the legal metrology. अगर आप स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं करोगे तो क्या पेनाल्टी है? डायरेक्टली बस पेनाल्टी पूछिए. वापस दोबारा स्टेट द पेनाल्टीज. ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है पर हम पढ़ेंगे. ठीक है. ये OIML. ठीक है. हाँ, केवियर टेम्पटर वो तो सेल ऑफ गुड एक्ट्स में और पार्टनरशिप एक्ट के वहां कवर होगा. वो तो तुम लोगों को पता है ना. लेट द बायर बी अवेयर. अब वो बढ़ गया है, वो चीज भी एक्सटेंड हो गई. चलो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट वापस. OIML देखो. The International Organization of Legal Metrology is an. चलो बच्चों, ये क्या है? एक इंटरनेशनल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है whose membership includes member states countries which participate actively in technical activities and corresponding members countries which join in OIML as observers. मतलब countries states भी countries में ही कवर होती हैं. ये लोग सब क्या बनते हैं? इसके members. ये लोग क्या कवर करते हैं? as observers बनते हैं ताकि ये देख सके technicality of the weights and measures. It is established in 1955 in order to promote global harmonization of legal metrology procedures. मतलब जो legal metrology के procedures है, standards हैं, वो globally follow हो, इसलिए इन्होंने ये international organization बनाया था. Since that time, OIML has developed a worldwide technical structure that provides its members with metrological guidelines for elaboration of national and regional requirement concerning the manufacture and use of मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लीगल मेट्रोलॉजी एप्लीकेशन. मतलब अगर आपकी कंट्री लीगल मेट्रोलॉजी मानती है कि हाँ यार इसके वेट्स और मेजर्स एक अप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट वे में हो, ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम ऐसे प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स बनाएं ताकि ग्लोबली एक्सेप्ट हो. प्लस वो चाहता है कि मैं जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करूं मेरे मेंबर्स वो चीज फॉलो करें. गाइडलाइंस किस चीज के? कि लीगल मेट्रोलॉजी के कैसे प्रोसीजर्स होने चाहिए. ठीक है. According to OIML, legal metrology is entirely legislative, administrative and technical. लेजिस्लेटिव यानी लीगल, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इस चीज को कोई गवर्न करता है, इसके ऊपर एक गवर्नमेंट बैठी है, कोई अकेला पर्सन इसको डिसाइड नहीं करता. और टेक्निकल प्रोसीजर्स इसमें कवर होते हैं कि कैसे आप एक चीज को वेट बोलोगे या कैसे आप एक इसको मेजरिंग यूनिट बोलोगे. स्टैब्लिश्ड बाय और बाय रेफरेंस टू पब्लिक अथॉरिटीज. ये सब कौन बनाता है? पब्लिक अथॉरिटीज. एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन देयर बिहाफ इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई एंड टू इंश्योर इन अ रेगुलरिटी और कॉन्ट्रेक्चुअल मैनर द अप्रोप्रिएट क्वालिटी क्रेडिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट्स रिलेटेड टू ऑफिशियल कंट्रोल, ट्रेड, हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट. मतलब जो भी हम आपको मेजरिंग यूनिट बताएंगे कि इस चीज को आप मेजरिंग यूनिट बोलो, इस चीज को आप स्टैंडर्ड में कवर करो, तो वो चीज क्या क्या ध्यान में रख के आएंगे? ऑफिशियल कंट्रोल्स, ट्रेड, हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट. ये सब चीजों को ध्यान रख के हम एक स्टैंडर्ड और एक रूल बनाते हैं कि इस चीज को आप वेट्स और मेजरमेंट्स में कवर कर सकते हो. ये कौन बता रहा है? OIML. OIML के पॉइंट्स लिख लो साइड में. ठीक है. और क्वेश्चन ये आया था, OIML सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. सबसे पहले लिखो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट. यहाँ पे लिखा है स्क्रीन में ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट. ये पॉइंट्स भेज दूं और फिर मीनिंग ऑफ मेट्रोलॉजी. ठीक है. तो OIML लिख लो. अच्छा,
मैं ऑब्जेक्ट और वो भेज दूंगी, फिर तुम लोग लिख लेना, OIML लिख दो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ट्रीटी गवर्नमेंटल मतलब एक ही वर्ड है, इंटर गवर्नमेंटल। इंटर गवर्नमेंटल मतलब सारी, बहुत सारे देशों की गवर्नमेंट मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर है। तो इंटरनेशनल नहीं, सॉरी, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल नहीं है, इंटर लिखा है, काट दो। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन डैश, या लिख दो इंक्लूड्स मेंबर स्टेट्स, कंट्रीज, लिखा मेंबर स्टेट्स कंट्रीज डैश पार्टिसिपेट, ये लर्न करने का मेथड है, ठीक है, ग्रामर अपन इंक्लूड कर सकते हैं, यानी विच पार्टिसिपेट्स, तो डैश पार्टिसिपेट टेक्निकल एक्टिविटीज टेक्निकल एक्टिविटीज as observers. Second point, established in 1955. लिखा established in 1955 to promote global harmonization of LM, लिख लेना, लीगल मेट्रोलॉजी ना लिख के, global harmonization of LM procedures, to promote global harmonization of LM procedures. लिखा to promote global harmonization of legal metrology procedures. Point number 3. OIML has developed, उसके नीचे ए आना चाहिए, ठीक है, OIML has developed A, फिर पॉइंट A, वर्ल्ड वाइड टेक्निकल स्ट्रक्चर, B मेट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस, टेक्निकल स्ट्रक्चर लेके आया और गाइडलाइंस लेके आया, स्ट्रक्चर और मेट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस। अब तुम्हारे कौन सा पॉइंट था, ए और बी के ऊपर क्या था, थर्ड पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट, elaboration of national and regional requirements, elaboration of national and regional requirements dash, dash किन के लिए है, जो मैन्युफैक्चर करते हैं लीगल मेट्रोलॉजी यूनिट्स, ठीक है, तो लिखो द मैन्युफैक्चरर and use of measuring instruments for LM application, manufacturer and use of measuring instruments for LM application. ये कौन सा पॉइंट हो गया, फोर्थ, ठीक है, हाँ। अब फिफ्थ पॉइंट लिखो, अच्छा ये तो लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में बताया है, ठीक है,
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर LM एप्लीकेशन। ठीक है, ये जो है ना बॉक्स में, ये OIML ने लीगल मेट्रोलॉजी को कैसे डिफाइन किया है वो बताया है कि भाई उनके हिसाब से लीगल मेट्रोलॉजी लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल प्रोसीजर है। ठीक है, ताकि वो रेफर कर सके पब्लिक अथॉरिटीज को कि क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, अब OIML सर्टिफिकेट सिस्टम हम कल देखें, उसके बाद डेफिनेशंस हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड्स एंड वेट्स मेजर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ पावर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर पेनल्टीज। हाँ, ये अभी भेज दे रहे। ओके।